Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to our Monday edition of Market Mantra program, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any questions that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can, of course, call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. I am Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन जी, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद विभूति जी। और अब हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Vibhuti, and welcome, Udayan, to the program. A quick look at the headlines. At the stock market, Sensex climbs 415 points. Nifty advances 117 points. Rupee appreciates 6 paise against the dollar. Prime Minister Narendra Modi asserts that making treatment affordable in the country has been the highest priority of the government. And automobile retail sales witnessed double-digit growth in February this year. घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स में 415 अंकों की उछाल, निफ्टी में 117 अंकों की बढ़त और डॉलर के मुकाबले में रुपये में 6 पैसे की मजबूती। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को किफायती इलाज उपलब्ध कराना सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है और इस साल फरवरी में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी। A detailed look at the Sensex. At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 415 points or 0.7% to close at 60,224 today. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 117 points or 0.7% to 17,711. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index added 0.7% and the Small Cap Index rose 0.9%. Sectorally, on the BSE, the Utilities Index was the biggest gainer, spurting 2.8%. The Power Index surged 2.5%. Oil and Gas Index jumped 1.9%. The Energy Index climbed 1.7%. The IT Index advanced 1.2%. Tech Index added 1.1% and the Auto Index rose 1%. The Telecom Index gained 0.8%. The Consumer Durables and the Consumer Discretionary Index moved up 0.7% each. The Financial Services Index added 0.6% and the FMCG Index gained 0.5%. Among the declining indices, the Realty Index lost 0.8%. The Metal Index fell 0.5% and the Capital Index ended marginally lower. तो घरेलू शेयर बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 415 अंक या 0.7% चढ़कर 60,224 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 117 अंक या 0.7% तेजी के साथ 17,711 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.7% की और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.9% की बढ़त देखी गई। Well, we welcome our first caller from Mathura, Tarun. Tarun, please ask your question.
मैम नमस्कार, मैं तरुण बंसल बोल रहा हूँ। मैंने एक सर वो उसका टाइम पूरा हो गया बट वो अमाउंट क्रेडिट नहीं किया उन्होंने अकाउंट में, तो मुझे क्या करना चाहिए? तरुण, एक बारी प्लीज रिपीट करिए आपका क्वेश्चन। मैडम मैंने एक एफडी कराई थी फ्यूचर पे से, तो वो उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है 3 साल का, बट उन्होंने अमाउंट नहीं भेजा है अकाउंट में। राइट। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं तरुण, आई थिंक ये आपको लिखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट्स और बॉन्ड्स वगैरह के बारे में है, और कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा। आई थिंक वी नाउ वेलकम फ्रॉम कोटा अशोक। अशोक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार। प्लीज अपना सवाल पूछेगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा, लाइंस के थ्रू कनेक्शन थोड़ा वो आता है, डिस्टॉर्टेड आता है। जी 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 जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए प्लीज। मैम मेरे को एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करती है मेरी बिटिया, अभी 25 साल की है, 2 साल हो गए उसको कंट्रीब्यूशन करते हुए। तो थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि अगर इन बिटवीन कभी 60 एज से पहले विड्रॉ करना होता है तो क्या रूल्स रहते हैं, कुछ जानकारी मिल पाएगी? इसमें आपको डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे ये टियर 1 है कि टियर 2 है, और उसके आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके केस में क्या रेलेवेंट है उसके लिए एनपीएस का साइट है, या अगर एनपीएस अगर आप नहीं भी जा सकते हैं, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के साइट में आप जा सकते हैं। वहां पे बिल्कुल FAQs दिए हुए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं। तो इसके अलावा वहां पे वीडियोस भी हैं, तो आप अपने केस के हिसाब से आप वहां पे देख सकते हैं। वैसे तो पीएफआरडीए में अगर आपका टियर 1 अकाउंट है, जो कि आपके आप समझिए कि जो आपके जो मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग्स जैसे सरकारी केसेस में होते हैं, सरकारी नौकरियों में होते हैं, वहां पे जो विड्रॉल रूल्स हैं वो ज्यादा सख्त पाएंगे आप। पर अगर आप टियर 2 अकाउंट है जो कि वॉलंटरी होता है, जहां पे आप जो 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C के तहत आपको छूट तो मिलती है, पर अगर आप 2 लाख तक छूट चाहते हैं तो 50,000 का एक्स्ट्रा आपको वहां पे सेक्शन CCD के तहत एक सब सेक्शन के तहत आपको वहां पे 50,000 का एक्स्ट्रा आप छूट ले सकते हैं। अगर वो वाला कर रहे हैं और ये टियर 2 वाला योगदान है तो उसके लिए जो है आपका हिसाब किताब अलग रहेगा। पर ये कहना जरूरी है कि यहाँ से एमपीएस ऐसी एक निवेश है जहां से विड्रॉ करना नहीं करें तो बेहतर है। कारण यह है कि हमारे देश में प्रोविडेंट फंड और एनपीएस से हम लोग काफी विड्रॉ करते हैं, तो इसके चलते ये पाया गया है कि जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो तब आप हम लोगों के पास ज्यादा पैसे होते नहीं, तो थोड़ा सा अंदाजा अगर लगाया जाए, अगर आज आप 58 या एनपीएस के केस में तो 60 है रिटायरमेंट वेस्टिंग जो पीरियड है, एज है, तो 60 मान लीजिए आजकल शहरी इलाकों में 80 साल की तक की एवरेज उम्र है। इसका मतलब आपका 20 साल का रिटायरमेंट आप देख रहे हैं, तो वहां पे अगर आप करते हैं तो आमतौर से पाया गया कि लोगों के पास कुछ हजार या कुछ लाख रुपए ही रहते हैं। तो आप सोचिए 20 साल का रिटायरमेंट पीरियड, वहां पे अगर आपको निकालना है तो दिक्कत हो जाती है, आपको पूरा वो वक्त आपको गुजारना है। ज्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस भी नहीं होता है जो उस दौरान जहां पे खर्चे होते हैं, तो आप जितना भी जमा करें एनपीएस में उतना ही कम होगा। उसके साथ आपको अलग से निवेश रिटायरमेंट में करने की जरूरत है। कोई अगर प्रोविडेंट फंड में कर रहा है तो उसको एनपीएस में भी करना जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी ग्रेचुइटी या एक नौकरी से दूसरी नौकरी जाते हैं तो ग्रेचुइटी का जो अगर पैसा आपको मिल भी जाता है उसका प्रयोग ना करें। प्रोविडेंट फंड को कंसोलिडेट करें, अकाउंट को एक जगह रखें। ये कुछ हाइजीन है जो रिटायरमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं। तो लोग पहले का ये जो सोच है कि मकान बनाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए विड्रॉल करना रिटायरमेंट फंड से, ये पुराने जमाने का है, इसकी सोच है। अब रिटायरमेंट पीरियड इतना बढ़ गया है और लॉन्जिविटी आयु
जो भारतीयों की इतनी बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए आप जितना भी मतलब निवेश करें वो कम रहेगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपको जो डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी वहां पे, और आपके जो नॉर्मली जो पॉइंट ऑफ सेल POS कहते हैं, आई थिंक NPS में जो जिस बैंक के थ्रू आप कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप उस बैंक के भी वेबसाइट्स में जाके आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। Then if you could just repeat the name of the NPS website. It's आप PFRDA पेंशन PFRDA के जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA आप NPS करके भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये इन टर्म्स ऑफ बैंक्स से ऑल द लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, उनके अगर नेट बैंकिंग you're using the net banking, they'll have a dedicated page. Okay. And you'll be able to go through them. Also, if you have a DMAT account, say with for NSDL is one of the CRA, Central Record Keeping Agencies of NPS. They also have very exhaustive material on this. So one has to actually see what is relevant and then figure out, because I have done it myself. Okay. Lots of times when you're contributing, you're not very clear. Once there are lots of people who are about to now use NPS, so they themselves are not clear. So while it's a great scheme, there's a lot of information that is waiting. That is exactly the reason I'm being a little reluctant to give a nailed down thing, because in my case also, when I sought information, I had to actually reach out to PFRDA for clarifications. So that means one should continually keep watching it, looking at it, and actually you would be one of the golden rules is not to look at it like an investment from where you'll withdraw. Fair. And if you need liquidity in any other investment, then you try to get a loan against that investment. So if an FD you have, or a mutual fund, don't withdraw that money, don't liquidate, try to get a loan, and get that much of a loan which you can repay, because otherwise you will lose the time. Along with time the money grows, and you've lost time, you'll start from zero again. That is the important part. Right. अगला प्रश्न लेते हैं, हमारे श्रोता हैं बेंगलुरु से NR प्रसाद जी, प्रश्न पूछिए। Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Two questions. This FMCG market is going to revive in a large scale, at least for the coming financial year? That is the first question. Second question is, after the Hindenburg and George Soros damaging our Indian market, would H3N2, the new virus, can also kill the market in the coming days? These are the two questions. So, number one, of course, these are my absolutely personal opinions. So, if you look at what some of the leading broking firms or brokerages are talking about, so if you can, without actually going into the real detail, if you look at some of the news headlines that have come out today, so one of the leading FMCG companies, one of the leading broking firms has actually given scaled down its expectation. Okay, so they are saying that it also depends on the kind of product portfolio the FMCG company has. So in this case, I'm not taking the name of the company. They're talking about, it's pretty obvious, you'll get to know. So they're saying that, okay, milk prices are high and wheat prices are high, and they're into biscuits, and one of the inputs has already kind of their inflation has moderated, the other one hasn't, and that's one of the reasons why they are not seeing an upside. And because they think that in the past 1 year or so it has moved up in a reasonable clip, therefore they are not feeling optimistic. So FMCG might have lots of things. You can have shaving cream, you can have soaps. So it depends on the product portfolio. And in terms of FMCG, the critical part, in my opinion, would be the inputs, because the commodity prices have gone up, and the question is how that is going to keep panning out. But in very, very volatile markets, the traditional wisdom is FMCGs are good hedges, because that there is a revenue visibility. They are not exciting.
they're mature businesses, so you might also find FMCG companies might also give dividends in certain cases if they are mature companies, mature business, because they don't need to invest in an extra plant or something like that in certain cases. So FMCG is a very broad swath, but commodity prices, if you are looking at FMCG, I would say the first place to look at it, what is the commodity price, what are the products it is doing, is it soaps, is it shaving, is it biscuits, is it milk powder, what it is, and see what is the product mix, and then how commodity prices are affecting. There are obviously other individual company related factors, but that's the important part. Third part about some opinions that have been expressed by some reports. I would say that if you look at what happened today in the market, the last two sessions, it seems to be that that seems to have it seems to have got sorted out. It's probably it's too early. So that nervousness, if there was any, and it was on not so much within the country but from outside, and that because foreign institutional investors play an important role. There's no doubt about it. They move markets also in our country. But you see that today you have got 5 or 6 reasons why the market has moved up, and one of the reasons is that some of the report that you were referring to, the market possibly thinks, at least the experts think, that people think that things have turned a corner in terms of sentiment. Now that might be an unfolding story, it might be an unfolding developments might be there. These things don't go away so fast. You might have other headlines coming in, but that seems to have got sorted out. So no cause for alarm as far as I can see. Right. We now welcome Anil from Delhi. Anil, thank you for being online. Please ask your question. Anil? Okay, seems to have been disconnected, but we'll get him back soon. इसी बीच एशियाई बाजार का हाल जानते हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के महंगाई आंकड़ों और जॉब्स रिपोर्ट को देखते हुए आज एशियाई बाजार तेजी के साथ बंद हुए। जापान के निक्केई में 1.1% की बढ़ोतरी देखी गई। हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक में 0.2% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2% तेजी देखी गई। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.4% की तेजी के साथ बढ़त में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% गिरकर बंद हुआ। अंतर्दिवसीय कारोबार में यूरोपियन शेयर बाजार में लंदन का फुटसी मामूली रूप से गिरकर कारोबार कर रहा था, जबकि फ्रांस का कैक 0.5% और जर्मनी का डेक्स 0.3% की बढ़त से कारोबार कर रहे थे। Our next caller also from Delhi, Sanjeev. Sanjeev, please ask your question. जी नमस्कार सबको। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जो ईपीएफओ का जो हायर पेंशन की चल रही है, वो कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल रही, मतलब कहीं भी कुछ भी साइड पे कुछ लिखा नहीं मिल रहा, तो उसमें आप गाइड कर सकते हैं क्या उसके प्रोविजंस है, कैसे करना है, क्या है, मतलब कुछ भी जीरो है इसमें हम लोग अभी तक। देखिए, जहां तक ईपीएफओ का सवाल है, जो मेरे ख्याल से आप ईपीएस से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं, उसमें आधिकारिक रूप से वैसे तो ये इसमें मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं और वहां से लोगों ने वो लिया है, मीडिया ने खबरें छापी हैं, पर आधिकारिक रूप से ईपीएफओ ही बेस्ट पोजीशन में होगा। पर इसमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो इन टर्म्स ऑफ डिडक्शन है वो तो स्टैंडर्ड ही चलता रहेगा। आपके जो फॉर्मूला है उस हिसाब से कटता चला जाएगा। उसका जो बाइफर्केशन है उसमें उसके हिसाब से आपको बाद में क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये बताते चले कि ईपीएस जो पेंशन का प्रावधान है, वो ये वन ऑफ द मेनी सोर्सेज ऑफ रेगुलर इनकम जो है, जिसका इंतजाम आपको करना है, क्योंकि ईपीएस का अगर आप मैक्सिमम लिमिट्स भी देखें वो कोई खास इम्प्रेसिव नहीं है। उससे आपका आज के डेट में शायद दिल्ली में बिजली का बिल भी शायद आप भर नहीं पाएंगे। तो डिपेंड करता है आपकी बिजली की खपत कितनी है। तो
वो इम्पोर्टेंट तो है, अपनी जगह है वो। आप ओवर अ पीरियड ऑफ, क्योंकि वो दो हिस्सों में बट जाता है, एक आपके प्रोविडेंट फंड की तरफ चला जाता है जहां पे आपको मुश्त रकम मिलती है, और ये ईपीएस जो है वो आपको रेगुलर एक आय, रिटायरमेंट आय, पेंशन देने की कोशिश करती है, पर उसका एक अपर लिमिट है। तो इसमें बहुत चिंता वाली बात नहीं है, आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। वो आधिकारिक रूप से अगर ईपीएफओ ही इसको क्लियरली दें, आप वैसे पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां पे साइट में जाके भी देख सकते हैं, वो भी एक आधिकारिक सूत्र है और वहां से आप ले सकते हैं। पर क्योंकि मेरे को इसके फाइनल डिटेल्स के बारे में, एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में कमांड नहीं है इस वक्त, तो इसको मैं आपको सटीकता के साथ जवाब नहीं दे पा रहा। पर आपको किसी भी सब्सक्राइबर को चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो तो आपका जितना पैसा डिडक्ट होता है, आपका कंट्रीब्यूशन और आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो रेगुलरली होता रहेगा। वो कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है वो तो अपने ऑटोमेटिकली, और यही तो अच्छी बात है, क्योंकि पेरोल इन्वेस्टिंग है, आपके पे से ही कट जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। So we now move on to our first story of the day. Prime Minister Narendra Modi today asserted that making treatment affordable in the country has been the highest priority of the government. He said the focus is on the maximum use of technology in the health sector, as the role of technology is continuously increasing in making healthcare affordable and accessible. Mr. Modi stated this while addressing the post-budget webinar on health and medical research. He said the centre has not confined healthcare to the health ministry only, but has emphasized on the whole of the government approach as a complete holistic approach. He informed that over 260 medical colleges have been opened up in the past years, while the number of medical seats has doubled after 2014. He added that the opening of 157 new nursing colleges near medical colleges is a big step for medical human resources. The Prime Minister said the Ayushman Bharat scheme has saved 80,000 crores from being spent. He also said special emphasis has been given to the nursing sector in this year's union budget to fulfill the future requirements. Mr. Modi also highlighted that the government is focusing on developing test facilities near citizens' homes and better facilities for first aid. Moving on to our next caller, I think Anil was on the line earlier. But Anil is back now. Phone was disconnected. Anil, are you still on the line? Yeah. Great. Welcome back. Please ask your question. Thank you. God bless. नमस्कार. I have just two questions. दो छोटे क्वेश्चन है। एक तो बताइए कि एक एनआरआई अकाउंट होल्डर है, क्या वो पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि ये शेयर मार्केट जो आजकल उथल पुथल हो रही है, हालांकि आज तो इसने इम्प्रूव कर लिया है, तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा? प्लीज, थैंक्स। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है वो एनआरआईज पीपीएफ में निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट डेट बन जाता है, और मेरे हिसाब से एनआरआईज जो है पीपीएफ में निवेश मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। पर आप इसको डबल चेक कर सकते हैं। नेशनल स्मॉल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन NSSO के साइट में जाके वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, और जनरली आप बैंक्स के साइट में भी जाके पीपीएफ में अगर आप सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। आमतौर से इस टाइप के स्कीम्स में एनआरआईज को मेरी जानकारी के हिसाब से अलाउड नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरीके का गवर्नमेंट डेट है। सो बट आई वुड स्टैंड करेक्टेड अगर मेरी डिटेल्स सटीक नहीं हो। पर आप अगर नेशनल स्मॉल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के साइट में जाते हैं या दूसरे बैंक्स के साइट में जाते हैं, जहां पे एनआरआई वाले पेजेस में देखिए, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पीपीएफ स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो, या पीपीएफ का जो पेज होगा बैंक में स्टार्ट करने का, बैंक वहां पे ये डिटेल होगा। सो ये नंबर वन। दूसरी बात है उथल पुथल की बात हो रही है, तो ये कैसी उथल पुथल है? अगर आप आज से 1 साल पहले का देखते हैं, अगर इंडेक्स, अगर एक शेयर होता, अगर निफ्टी या सेंसेक्स का एक शेयर मानते चलिए एक, और आज आप देखते हैं तो ये तो कहीं गया नहीं है। मान लीजिए वो एक शेयर था और उसको खरीद लिया था आज से 1 साल पहले, और सो गए होते हैं, और 1 साल तक सो रहे थे, और 1 साल बाद, अब मान लीजिए मैं सो रहा था, मैंने खरीदा था और मैं 1 साल तक सो रहा था, और 1 साल बाद मैं आज उठा हूं, तो मुझे ज्यादा अचरज नहीं होगा, क्योंकि वो इंडेक्स कहीं गया नहीं है। इट्स बेसिकली समवेयर देयर। तो क्या हुआ कि ये बहुत ही जैगेड मूवमेंट हो रहा है,
और इसका कारण क्या, जब ये ऊपर गया था तो जो तरलता थी, लिक्विडिटी फ्रॉम फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व, उसका वो एक बहुत बड़ा कारण था, जिसके वजह से बहुत सारा पैसा एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स को, वर्ल्ड के जो शेयर्स है, इतने सारे शेयर्स, वो भी लिमिटेड हो गए और उनका प्राइस बढ़ गया। अब जब उसकी विड्रॉल न केवल यूएस फेडरल रिजर्व कर रही है, बट बाकी सेंट्रल केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो इसका एक रिवर्स मूवमेंट हो रहा है। जब तक केंद्रीय बैंक, मेरे हिसाब से जब तक केंद्रीय बैंक ये जो टाइटनिंग साइकिल में डेफिनेटली नहीं बोल पाते, या मार्केट ये आंक नहीं पाती कि कब वो टाइटनिंग बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, तब तक ये उथल पुथल होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कई एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि 2023 में भी ये सिलसिला आपका बरकरार रहेगा, टाइटनिंग चलती रहेगी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है भारत में तो फिर भी हम कंट्रोल में है, और विदेश में ये बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स है। इसी बीच कोलकाता से हमारे चिरपरिचित और प्रिय श्रोता हैं अतानु साहा। अतानु साहा जी, प्रश्न पूछिए। Good evening to everybody. Good evening. Good evening. The question is, sir, what is philosophy of hedging? What is philosophy of hedging, and how do we minimize and maximize our profit and loss? Thank you very much. It's going to be tough to answer this in like couple of seconds, but hedging is basically, there's risk. There's something you have invested in, and its value in the future. Because why have you invested? Because you want a higher value in the future, right? Now, typically what happens is any kind of investment, on an average, all listed investments, whether it's equity or debt, they'll typically have two elements to it. One would be a regular income kind of a thing. So it will be a dividend for equities, it will be a coupon for bonds. And then the other element is the capital appreciation. Now, what you want to do is, what you want to make sure that the total return, which is the regular output that you're getting, whether it's dividends or coupon, and of course, capital appreciation. So after a certain period when you sell it, you don't lose out on that. So hedging, or all the strategies involved is to manage that and make sure that you're in the green or black. Right. We take a very short one-line story about the rupee. The rupee gained 6 paise against the dollar and moved to 81.91. और ऑटोमोबाइल डीलर्स के संगठन FADA के अनुसार देश में खुदरा बिक्री में ऑटोमोबाइल इस साल फरवरी में साल दर साल दोहरे अंकों में देखी गई, जो यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित सभी क्षेत्रों में मजबूत बिक्री को दर्शाती है। वाहनों के सभी सेगमेंट में साल दर साल पंजीकरण 16% बढ़कर फरवरी में 17.8 लाख यूनिट हुआ। इसी तरह दोपहिया श्रेणी में साल दर साल इसी महीने 15% की वृद्धि देखी गई। Quick look at oil prices. Global crude oil prices slipped today after China set a lower than expected target for economic growth this year. Brent crude futures fell 71 cents to trade at $85.12 a barrel. US crude futures shed 59 cents to $79.09 a barrel. वैश्विक बाजारों में मिले सकारात्मक संकेतों से दिल्ली के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 25 रुपये की बढ़त के साथ 55,900 रुपये रही। इसी तरह 160 रुपये बढ़त के साथ 1 किलो चांदी की कीमत 65,000 रुपये दर्ज की गई। So we have had a wonderful discussion, Udayan. Thank you so much. We spoke about the Sensex. We took questions from our listeners, and also very interesting to note the wide area and the ambit that most of the listeners cover in their questions. I think it's validation for us, for our experts, and for our listeners to say that, as a program, Market Mantra has been growing. We have deep gratitude to not only all our listeners, all our experts, but every one of you who participate, even if it is just quietly listening. So once again, Udayan, thank you so much for coming on to our program. Thank you. Right. So, listeners, before we close, we give you a quick reminder of the headlines. At the stock markets, the Sensex climbs 415 points. Nifty advances 117 points. Rupee appreciates 6 paise against the dollar. Prime Minister Narendra Modi asserts that making treatment affordable in the country has been the highest priority for the government. And automobile retail sales witnessed a double-digit growth
in February this year. And that's it in this edition of Market Mantra. Thank you for tuning in. Namaskar. Market Mantra.